नमस्कार, वचन अध्ययन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं अब क्लास में अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है अब वो है हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। ठीक है, इसमें आप हिंदी भाषा के संरचनात्मक विज्ञान को पढ़ोगे कि इसकी संरचना कैसे होती है, कैसे उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हम जानेंगे ध्वनि क्या होती है। ध्वनि से पहले कि आप जानो कि ध्वनि की व्यवस्था कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से। ध्वनि मतलब मुंह से, मुख विवर से निकलने वाली कोई भी ध्वनि जिसके जरिए हम अपने से दूसरे तक संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अब यह ध्वनि कैसे भी हो सकती है। सार्थक और निरर्थक किसी भी प्रकार की ध्वनि जब मुंह से निकलती है तो वह ध्वनि कहलाती है। लेकिन हिंदी भाषा में हम जिन ध्वनियों की बात करते हैं उन हम सार्थक ध्वनि की बात करते हैं। इसी में जो आता है आपका महत्वपूर्ण वो है स्वनिम व्यवस्था। ठीक है, स्वनिम व्यवस्था मतलब ध्वनि की व्यवस्था। सार्थक ध्वनि ही स्वनिम कहलाती है। जब मैं कुछ बोल रही हूं और वह आप तक ठीक ठीक वैसा ही पहुंच रहा है, मतलब उसका अर्थ बिना परिवर्तित हुए अब तक उसी तरीके से पहुंच रहा है जिस तरीके से मैं उसको बोल रही हूं, तो मतलब वह सार्थक ध्वनि है। और उसी को ये जो पूरी व्यवस्था है वह स्वनिम कहलाती है। किसी भाषा की मूलभूत इकाई स्वनिम होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्वनिम मतलब ध्वनि होती है। स्वनिम जो शब्द है वह स्वन से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है वाक ध्वनि। बोलने की जो ध्वनि होती है उसी से बना हुआ है आपका यह स्वनिम। भाषा विशेष में प्रयोग करने पर वाक ध्वनि अर्थभेदक होकर स्वनिम कहलाती है। जब इसमें अर्थ उत्पन्न हो जाता है तो यह स्वनिम का स्थान ले लेती है। उससे पहले यह क्या है? स्वन है। स्वन ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई माना जाता है। अब यह पूछ सकता है कि ध्वनि या भाषा की लघुतम इकाई क्या है? स्वन। स्वनिम को दो भागों में कर विभाजित किया गया। पहला खंड, दूसरा खंडेतर। खंड जिन्हें अलग अलग खंडित किया जा सके, इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, जैसे स्वर और व्यंजन। मैं कोई भी शब्द बोल रही हूं जैसे कमल, तो आप इसमें से क म ल को अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि इनकी अलग सत्ता है। इनको अलग अलग करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, क ख ग घ अंग अ आ ई उ जो भी स्वर और व्यंजन है यह अलग अलग इनकी ध्वनि है। और अगर इनमें से कुछ निकाला जाएगा तो इनके अर्थ में या फिर इनके मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तित नहीं होगा। जबकि खंडेतर की बात करें तो वह क्या है? खंडेतर, जैसे नाम से स्पष्ट है, खंड से इतर। इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, इनका उच्चारण संभव नहीं है। इनमें क्या क्या आते हैं? अनुतान, बलाघात, दीर्घ अनुनासिकता के द्वारा जो बोले गए वाक्य होते हैं वह इसमें आते हैं। मतलब यहाँ पर भाव जो है वह अधिक दिखाई पड़ता है, हमारे भीतर का भाव। जैसे एक सिंपल सा है, जैसे राम गया, राम गया। अब अगर आपको बोलना है एक शब्द से पे बहुत आश्चर्य से बोलना है कि राम गया या राम गया, आप इस तरीके जब बोल रहे हो तो आप भाव दिखा रहे, आप खींच रहे हो, उसको अनुतान दे रहे हो, कहीं कहीं बलाघात कर रहे हो। पर जब आप उसको लिखोगे ना तो वह इसी तरीके से लिखा जाएगा। उसको आप चाहे उसको आपने भाव दे दिया उसमें और अनुतान खींच दिया कि राम गया, तो उसमें आप अलग अलग करके उसको नहीं लिख सकते हो। जो लिखने का जो तरीका होता है वह ऐसा ही होता है, कुल मिलाकर के उसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, खंडित करके हम उसको नहीं प्रयोग कर सकते हैं। वह जिस
तरीके से पहले लिखा जा रहा था, वैसे ही उसको लिखा और बोला जाएगा। बस उसके बोलने की जो शैली होती है, उसमें थोड़े आपके भाव का जब मिश्रण हो जाता है, तो वह खंडेतर हो। ठीक। तो लेकिन ध्वनि की दृष्टि से यह स्वनिम जो है वह महत्वपूर्ण है। ते हैं हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था पर। तो देखो, जो हिंदी भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है ना, वो हिंदी भाषा से तुरंत नहीं आ गई। इसमें भी एक इसकी बड़ा इतिहास इसके पीछे है। जब आप उसको देखते हो, तो हम उसको पढ़ने के लिए आप ज़रूर उसके इतिहास में जब जाएँगे, हालाँकि ध्वनि व्यवस्था का इतिहास आपके सिलेबस में नहीं दिया है, पर हम एक नॉर्मली रूप से जानते हैं कि सबसे पहले जो ध्वनि व्यवस्था है, वह आपके वैदिक संस्कृत से ही निकलती है। ठीक है? वैदिक संस्कृति से होते हुए संस्कृत को, इसके बाद यहाँ से होते हुए फिर पाली। पाली तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पाली में आने के बाद थोड़ा परिवर्तन होगा और प्राकृत पे पहुँचेगी, और फिर आएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश और प्राकृत में भी आपकी ध्वनि व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस कुछ जो अक्षरों का लोप हो जाएगा। धीरे धीरे जब सरलीकरण बढ़ता जाएगा, तो हम संस्कृत से की बहुत सारी ध्वनियों का हिंदी के में आने के बाद उन ध्वनियों का लोप हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे संस्कृत में इस तरह की ध्वनि जो है वो यूज की जा रही होगी, वो सारा आप अब जाके हिंदी के ध्वनियों में यूज नहीं करते हैं। ठीक है? तो हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है, वह उसको अगर आप किसी भी भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था होती है ना, वो दो फैक्टर पे ज्यादा टिकी होती है। आपकी हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है, वो भी इन्हीं दो फैक्टर पे अधिक टिकी है। कौन कौन है ये? स्वर और व्यंजन। जब हम इसको पढ़ते हैं, तो दो तरीके से करके ज्यादा पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन। ठीक है? कामता प्रसाद गुरु, हिंदी के बड़े व्याकरण, इन्होंने वर्डों की संख्या 44 मानी है। हालांकि अपने पुस्तक में इन्होंने 43 लिखा है, लेकिन यह स्वर 11 और व्यंजन 33 मानते हैं। कुल मिलाकर के हो गया 44। ठीक है? अब इसमें व्यंजन को इन्होंने 3 भाग में विभाजित करते हुए बताया है कि व्यंजन क्या क्या है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है? स्पर्श व्यंजन वह जब आपके मुख विवर में जो स्वर यंत्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं से टकरा करके जब स्वर बाहर आते हैं, मतलब व्यंजन बाहर आता है, वर्ण जो बाहर आएगा, तो वह स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। यदि बिना कुछ कहीं से टकराए केवल बीच से ध्वनि निकलती है, दो स्वर यंत्रियों के बीच से, तो वह अंतस्थ है। और केवल ऊष्मा से उसकी उसकी गर्माहट से, ऊष्मा से जब कोई व्यंजन निकलता है, तो वह ऊष्म व्यंजन है। इन 3 भागों में इन्होंने इस 33 व्यंजन को विभाजित किया है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे व्यंजन जो है वो बाद में आकर के मिलते हैं। ये तो आपका कामता प्रसाद गुरु जी के आधार पर है। स्वर सबसे पहले आता है। स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनकी जो बोलते समय जो वायु है, वह बिना किसी कहीं से टकराए सीधे बाहर निकलती है। मतलब ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है, बिना किसी मुख विवर में, बिना किसी अन्य स्वर यंत्रियों के सहायता से होता है, तो वह स्वर कहलाते हैं। जब आप प्रयोग कर रहे, जैसे इ, आ, ई, तो जो स्वर है ना, जो आपके मुख से जो ध्वनि निकल रही है, वो सीधे कंठ से या मुख विवर से सीधे बाहर आ रही है, वो वहीं कहीं कहीं टकरा नहीं रही है। ठीक है? जबकि व्यंजन, जब हम बोलते हैं, तो व्यंजन जो है वो कहीं ना कहीं से अलग अलग जगह से टकरा कर निकलते हैं। इसीलिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को हम अलग अलग भागों में विभक्त किए हैं। ये भी हम व्यंजन के आएगा तब पढ़ेंगे। इससे पहले तो स्वर जो है वो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद माने गए। एक तो मूल स्वर, मूल स्वर इनकी संख्या 4 मानी गई। ये स्वर जो बिना किसी के सहायता से स्वतः उत्पन्न हुए हैं।
अ, ई, उ, री, यह 4 माने गए। और दूसरे हैं संधि स्वर, जो मूल स्वर के मेल से बने हैं वह संधि स्वर कहलाए। जैसे आ, यह बना है अ प्लस अ से। ई, यह ई से बना है। ए जो है वो अ प्लस ई से बना है। और ओ जो है इसी में, ओ और औ भी होगा। ओ जो है वह अ प्लस ऊ से बना है। और जो बड़ा औ है वो अ प्लस ऊ से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से मूल स्वर और संधि स्वर दो तरह विभक्त किया गया। इसी को हम संधि स्वर के भी जो दो भाग होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर क्यों कौन, जैसे आ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया, ये सब दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए, ये आपका ए ओ औ जो है वो संयुक्त स्वर है। उच्चारण के आधार पर भी इनको लघु और गुरु दो भागों में विभक्त किया गया है। उच्चारण के आधार पर भी स्वर को दो भेद किए गए हैं। सभी मूल स्वर जो हैं वह लघु स्वर है, जबकि सभी संधि स्वर जो हैं वह गुरु स्वर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब स्वरों को, जैसे मात्रा का जो विभाजन है वह मात्रा के आधार पर किया गया। मात्रा के आधार पर करते हैं तो क्या, ह्रस्व और दीर्घ दो भागों में बांटा जाता है। पहला ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब जो छोटी मात्रा जिसमें अ ई उ आ गया, और दीर्घ जिसमें आ अ ई और ए उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ होते हैं। इसी प्रकार से उच्चारण स्थान की जब बात करते हैं इसमें, तो हम जीभ के भाग के आधार पर इसको विभाजित करते हैं। दूसरा क्या है, जीभ के भाग के आधार पर, मतलब जीभ आपका क्या है, अग्र, मध्य और पश्च, इस तीन आधार पर बांट इसको विभाजित करते हैं। तो जब अग्र की बात करते हैं तो तीन ये भाग है। पहला अग्र है जिसमें आपका आ जाएगा ई, ई उ या ए ऐ, ये ई और उ जब हम बोलते हैं तो हम अपने अग्र जो जीभ है उसमें कहीं ना कहीं वायु जो है वहां से ज्यादा जो प्रभावित हो रही है, तो वो हो गया अग्र। मध्य से केवल अ होता है। पश्च से जो अन होता है उ ए ऐ ओ औ, और आ जो हो गया वो पश्च से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जीभ के भाग के आधार पर हम इसको बांटते हैं। वही ओठों की स्थिति के आधार पर भी हमने इसको विभाजित किया है। तीसरा, ओठों की स्थिति। ओठों की स्थिति क्या है, विवृत वृत्तामुखी होती है या अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी मतलब गोल, या अवृत्तामुखी दो स्थिति, जैसे उ ओ औ बोल रहे हैं तो जो मुख जो है वो, ओठ जो है वो गोल हो जा रहा है, वृत्तामुखी हो जा रहा है। जबकि जब हम ई बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो वह वृत्तामुखी नहीं होता है, वह वहां पर उस समय उसकी स्थिति चेंज हो जा रही है। तो एक तो ये हो गया पहला मात्रा, फिर जीभ, फिर ओष्ठ की स्थिति, और अगला होता है जीभ के उठने के आधार पर। ठीक है, देखो इससे प्रश्न पूछा जाता है। चौथा, जीभ के उठने के आधार पर जीभ जो है वो मुख विवर से कहाँ कब उठ रही है, कितनी उठ रही है, मुख विवर का स्थान कैसा, और उसके आधार पे हम बांटते हैं कि कितने भागों में, उसके हिसाब से हम 4 भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटे हैं। चौथे को हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है, संवृत मतलब ज्यादा जो है खुला हुआ है वो संवृत, और फिर उसके बाद अर्ध संवृत मतलब उससे कम, और विवृत मतलब जिसमें ज्यादा उसका मुंह का जो है वो खुला होता है, स्थिति जो ज्यादा उठता है, और अर्ध विवृत मतलब कम। संवृत में आपका आता है ई उ, अर्ध संवृत में आपका आता है ए ऐ, और विवृत में आपका आता है आ, और बाकी जितने भी स्वर बचते हैं जैसे ए आ ओ अह, ये सब जो आते हैं वो आपके अर्थ विवृत में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। व्यंजन से प्रश्न केवल आपके यूजीसी नेट में ही नहीं, आप
अन्य कोई भी एग्जाम दोगे तो व्यंजन उस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़ा गंभीरता से पढ़ लेना जरूरी है। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें गलतियां होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण या वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, या जो ध्वनि होती है वो मुख विवर या उस वायु मार्ग में कहीं ना कहीं बाधा के साथ बाहर निकलती है। स्वर यंत्रियों की या जो मुख में जो मुख यंत्री हैं, उससे कहीं ना कहीं उसकी सहायता से बाहर निकलती है, तो वह व्यंजन कहलाती है। अब व्यंजन को भी कई भागों में विभाजित किया गया है अपनी सुविधा की दृष्टि के हिसाब से। सबसे पहले इसको स्थान के हिसाब से हम ज्यादा समझते हैं। स्थान के हिसाब से जब बांटा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थान के आधार पर। ठीक है, स्थान के आधार पर इसमें हमने स्वर को भी साथ ले लिया है, उस स्वर को भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्वर जो स्थान है उच्चारण के क्या है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और वत्स। देखो नीचे से कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ और वत्स। ठीक है, मतलब दंत और मूल से निकला हुआ। तो ध्वनि जो है वो अंदर से धीरे 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 बाहर तक होते हुए आएगी। आप जब खुद उसका उच्चारण करके जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो कंठ से कौन निकलता है? क वर्ग। ठीक है, और स्वर की बात करें तो अ और आ। अब इसका फॉर्मूला है जो सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जिसमें अ और क जो है उसके साथ जो ह और विसर्ग की जो ध्वनि है वह कंठ से निकलती है। दूसरा उसके बाद आता है तालु, इसमें आता है आपका च वर्ग। जब मैं वर्ग की बात करूं तो पूरा आपका वो उसमें उस वर्ग में च छ ज झ या सब आएगा। ठीक है, यह तालु है। ठीक, इसके साथ इसमें स्वर की जो आती है ई और ई, इसका जो सूत्र है इचु यशा नाम तालु। अब इसमें य और श, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो श होता है वह तालव्य श कहते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि यह इसका जो उच्चारण जो स्थान है वह तालु से ही निकलता है। अगला है मूर्धन्य, ट, ट वर्ग। ठीक है, इसके साथ जो है वह री स्वर का, इसका जो सूत्र है वो है ऋटुर नाम मूर्धा। ठीक है, ऋटुर नाम मूर्धा। जिसमें री ट वर्ग और ये वाला श मूर्धन्य श है। ठीक, अगला आएगा दंत्य, जिसमें त वर्ग है, त थ द ध न और ये वाला श, इसको दंत्य स करते हैं। ठीक है, त वर्ग और दंत्य स। ओष्ठ, प फ जब आप बोलोगे ना तो ये उच्चारण आपका ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है वो पूरी तरीके साइंटिफिक है, पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो वर्णमाला है वो आपकी विभाजित की गई है। तो त वर्ग हो गया, अब प वर्ग है प फ ब भ म, तो प वर्ग और उसके साथ उ। तो इसका जो सूत्र है उपध्वनीय नाम ओष्ठ, तो प वर्ग के साथ आपका आता है। अब अगला है वस न स र ल, जिसमें आप दांत और मूल जो जो जीभ के आगे का है हिस्सा उसकी सहायता के साथ बोलते हो। तो उच्चारण के आधार पर तो ये इतने भाग वो स्थान के आधार पर इसमें विभाजित किया जाता है। अब आते हम प्रयत्न के आधार पर, उसमें भी अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो भी
जो स्वर निकलते हैं, जो व्यंजन मुंह से निकल रहे हैं और किसी न किसी भाव को सहायता से निकल रहा है, जो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका क वर्ग से लेकर के आपका प वर्ग तक आता है। चक्रीय व्यंजन जो है वो भी हम स्पर्श व्यंजन को कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जब यही जो व्यंजन होते हैं वो बिना किसी सहायता के से निकल रहे हैं, कहीं एक तरफ से बस सहायता ले रहे हैं, नहीं तो घर्षण ज्यादा नहीं कर रहा है, वह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जब दो अंग जो होते हैं ना, मुख विवर में दो यंत्रियां एक दूसरे के ज्यादा बहुत करीब आ जाए और उनके संघर्ष से, उनके घर्षण से जब वायु निकलती है तो जो व्यंजन, जो ध्वनि निकलती है वो आपका हो जाता है संघर्षी व्यंजन, या इसी को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन में आपके जैसे श, ह, ह, मतलब ये जो ये वाला फ होता है, फ, फ, ज, नुक्ते के साथ फ, नुक्ते, ये सब जो हो गया। और उसके बाद श, श, ह, ये सब जो आता है वो संघर्षी में आता है। जबकि स्पर्श में आपके क, ख, ग, घ जो चक्रीय व्यंजन है, जितने आपके प्रयत्न के आधार पर जो निकलते हैं, वो क, ख, ग, घ, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय के आधार पे हम इसको बांटते हैं घोष या वर्ण और अघोष वर्ण में, और वहीं अल्प प्राण और महाप्राण में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। घोष में कौन कौन से आता है? आपके जो चक्रीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, इसका पहला और दूसरा, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, ये आपके घोष में आएगा। और जितने स्वर हैं, सभी स्वर क्या है, वह घोष में आएंगे। और अघोष में क्या आएगा? बाकी का एक दो का हो गया, 3, 4, 5 जो है वो अघोष में आ जाता है। वही प्राण की बात करूं तो अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण है। जैसे क, ख नहीं, ग और अंगा, क, ग, अंगा, च, ज, इया, ये सब पहला, तीसरा, पांचवा जो है वह अल्प प्राण है। जबकि दूसरा और चौथा, च के बाद छ दूसरा और झ जो है वो चौथा, वो है महाप्राण। और स्वर भी जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। मतलब दूसरा और चौथा और स्वर, ये जो है वो महाप्राण है। आप इसमें यहाँ जब इसमें क्लियर और स्पष्ट देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अघोष क्या है? वो पहला दूसरा है। और सघोष या घोष जो है वो तीसरा चौथा पांचवा है। अल्प प्राण क्या है? वो तीसरा चौथा और ये, जबकि ये प्लस स्वर, और यहाँ पे अघोष में प्लस स्वर। ठीक है, देखो ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। इसका आप चाहो तो पूरा ग्राफ बना सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और यदि आप कहेंगे तो हम भी इसका एक ग्राफ बना करके दे देंगे। वैसे भोलानाथ तिवारी की जो पुस्तक है उसमें भी ग्राफ बना हुआ है, वो मैं आपको अपने चैनल और इसकी जब नोट्स हम देंगे ऐप पर, तो उस नोट्स पे हम इसके ग्राफ को भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप सब तैयारी करते रहें, पढ़ते रहिए। देखिए बहुत एग्जाम में समय बहुत कम है और यूं ही बीत जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसको पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहनी है। ठीक है।